उसके बाद हम क्लास को शुरू। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, आजकल हम कर रहे हैं अपनी सेट एग्जाम का रिवीजन, जिसमें हमने पिछली क्लास में जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बहुत ही डिटेल में सब कुछ पढ़ लिया था। आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम थे उनमें आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, what is the name of each part of the plane? ठीक है, what is the name of the each part of the plane formed by horizontal and vertical lines in the Cartesian plane? मैम क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो आपका कार्टेशियन प्लेन होता है, जो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन जिसको आप कहते हो, उसमें क्या ये कह रहे हैं कि जब आपने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, जब आपने एक कार्टेशियन प्लेन को बनाया, उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है ना। तो ये कह रहे हैं जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, और ये क्या करती है, ये इस प्लेन को, ये जो आपका पूरा प्लेन है बच्चों, इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। जो पूरा इसने एरिया यहाँ पर घेरा, जो पूरा इसने एरिया यहाँ पर घेरा इन दो लाइंस ने मिलकर के, इसको हम कहेंगे कि ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन। और अगर हम बात करें पार्ट्स की, तो इसने क्या किया, इन दो नंबर लाइंस ने इस पूरे प्लेन को चार टुकड़ों में, चार पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जिन पार्ट्स में इन नंबर्स लाइन ने इनको डिवाइड किया, उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या होता है? तो उन पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वाड मतलब चार, और इससे ही बन गया ये क्वाड्रेंट्स। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ ले बच्चों, और आंसर सभी क्वेश्चंस के देने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर आपको पूछा जाता कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेन, अभी आपको पार्ट्स के बारे में पूछा गया, अगर आपको प्लेन का नाम पूछा जाए, कौन सा प्लेन ये बना रही हैं, तो आप क्या लिखते? हम कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो हम लिखते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और अगर आपको बोला जाता कि ये जो प्लेन बन रहा है ये किन दो लाइंस से बन रहा है, तो आप क्या लिखते? मैम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइन। हाँ, उनके नाम क्या लिखते? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक हमारे पास एक्स एक्सिस और एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में नहीं बताई होगी कि एक्सिस और लाइन में फर्क होता है। एक्सिस में क्या होगा, तो हम सिर्फ एक्स और वाई लिखेंगे, लेकिन अगर हम लाइन की बात करें तो हमें पता है जो लाइन होती है वो दो पॉइंट्स से मिलकर बनती है। जो लाइंस होती है वो दो पॉइंट से मिलकर बनती है। पहला होता है आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, है ना। तो मतलब उसको अगर आपने लाइंस लिखना हो तो आप लिखेंगे एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, क्योंकि हमारा कार्टेशियन प्लेन कुछ ऐसा होता है। ये एक्स एक्स डैश देखो एक लाइन है, वाई वाई डैश दूसरी लाइन है। तो अगर आप लाइंस लिखोगे तो एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अगर आप एक्सिस लिखोगे तो आपको सिर्फ एक्स या वाई ही लिखना होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा बस कि लाइंस कैसे लिखना है और एक्सिस कैसे लिखना है। लाइन की बात आई तो एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और अगर एक्सिस की बात आई तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, किसी का डाउट है तो पूछ ले। ठीक है, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, आप इसको ड्रॉ कीजिए और बताइए कि ये किस क्वाड्रेंट में जो है वो आ रहा है। मैम फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। सभी बच्चों का ठीक है? एक मिनट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट इज द राइट आंसर। अभी इसको क्या करते हैं, अभी हम इसको करते हैं ड्रॉ। चलो, तो पहले हमने ये बनाया एक नंबर लाइन, और अब हमने बनाई ये दूसरी नंबर लाइन। ठीक है, और यहां पर देखें तो ये 0 है, 1 2 3 4 ऐसे आपने बनाना है हमेशा। इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसको बनाने का यही तरीका है।
5 तक ये x में, और इसको अगर करें तो ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और नीचे आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा। 5 तो हो गया था शायद, हाँ 6 और 7, ठीक है। और अब अगर बात करें माइनस की, तो यहाँ पर उतनी जरूरत है नहीं क्योंकि y का माइनस में नहीं है, यहाँ पर y का माइनस में ही है, सॉरी। अच्छा, तो उसको फिर से बनाना पड़ेगा। -4 -5 -6 -7, चलो तो यहाँ पर ये मैंने बना दिया है इनको। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जो हम अपने कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। पहले जो लिखा जाएगा वो x का होता है, बाद में जो लिखा जाएगा वो y का होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, x एक्सिस पे हमें ढूंढना होगा 5 और y एक्सिस पे हमें ढूंढना होगा -7, ठीक है। क्योंकि पहले लिखा जाता है x के बारे में और बाद में लिखा जाता है y के बारे में। तो x एक्सिस पे 5 कहाँ है, तो वो मुझे यहाँ पर नजर आया। और बात करें अगर y एक्सिस की, तो y एक्सिस पर -7 कहाँ है, तो वो मुझे यहाँ नजर आया, ठीक है। अब हम क्या करें, अब यहाँ पे क्या होता है, तो हम यहाँ से लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक यहाँ से आगे को जाएगी और दूसरी यहाँ से ऐसे नीचे को आएगी, ठीक है। ऐसे हमने इनको ड्रॉ करना होता है। जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट आउट करके एक सर्कल लगा देते हैं और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसका नाम भी लिखना होता है, तो इसका नाम है 5, -7, ठीक है। अब हमने बात करनी है कि किस क्वाड्रेंट में आया, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं 1-1 मार्क्स के, कि आपको कोई भी कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा बताइए किस क्वाड्रेंट में ये फॉल कर रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में ये आ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी बताएं इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट अगर है तो पूछ लीजिए। बस ड्रॉ करना है, इसको आपने यहाँ पर बनाना है और उसके बाद पता करना है कि किस क्वाड्रेंट में ये फॉल कर रहा है या किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, द पॉइंट 0,0, ठीक है। ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0, वेयर x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड डैश। क्या कहते हैं उसको, उसका क्या नाम है वो आपने बताया। तो उसका नाम है ओरिजिन, ORIGION, शायद स्पेलिंग है इसकी, या GIN है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ओरिजिन, ठीक है। इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार बच्चों। बाकी तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ओरिजिन, यही है। Yes. चलो, तो इसको हम कहते हैं ओरिजिन क्योंकि यहाँ पर ही x भी 0 है, y भी 0 है, दोनों ही 0 0 है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, तो ये हमारा ओरिजिन है। और यहीं से हमारा एक ओरिजिन इसको क्यों कहा, क्योंकि ओरिजिन का मतलब होता है जहां से स्टार्ट होता है। तो अगर हमारे पास 0 ही नहीं होता तो क्या हम किसी नंबर लाइन को ड्रॉ कर पाते। 0 ही तो वो बेस है जिससे हम नंबर लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 0 के राइट में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव, 0 का रेफरेंस देकर के ही हम एक नंबर लाइन को बनाते हैं। इसलिए इस पॉइंट का नाम कहा ओरिजिन। आप कैसे इसको याद रख सकते हो, क्योंकि आपकी नंबर लाइन कहां से शुरू होती है, 0 से, इसलिए हम इसको कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन है, तो आपको पता है आपने क्या लिखना है। कोऑर्डिनेट्स मतलब कि एक्स की क्या वैल्यू, वाई की क्या वैल्यू, तो आपको पता है ओरिजिन पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, दोनों ही 0 होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी बढ़ते हैं आगे, ये सभी को समझ आ गया होगा। अगर डाउट है बच्चों तो आप खुद ही मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखिए, मैंने कहा था कि एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट भी पेपर में आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। आपको बताना है व्हाट इज एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट -4, -3। इन दोनों के एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट लिखे हैं ऑप्शन में, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। मैम ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें पता है कि जो चीज x के साथ लिखी जाती है वो एब्सिस्सा होती है, और जो चीज y के साथ या y के आगे लिखी जाती है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ देखो x के साथ -4 था
और y का -3 था, तो ऐसे ही हमें सेट चाहिए क्योंकि हमें पता है x मतलब एब्सिस्सा, y मतलब ऑर्डिनेट। तो x लिखा है यहाँ पर, y लिखा है यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए कैसे आपने इनको देखना है। ये आपका एब्सिस्सा है, ये आपका ऑर्डिनेट है। अगर अच्छा एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट है क्या, तो कुछ भी नहीं है, x और y के नए नाम है। x को अब हमने नाम दे दिया एब्सिस्सा का और y को हमने नाम दे दिया है ऑर्डिनेट का, तो x को आप एब्सिस्सा और y को आप ऑर्डिनेट बोल सकते हो। वही हमने यहाँ पर ढूंढना था कि कौन सा सेट बिल्कुल सही है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो इन्होंने कहा कि x है -3, लेकिन अगर x -3 होता तो वो पहले लिखा जाता। अगर x -3 होता तो उसको हम यहाँ पहले लिखते, लेकिन वो तो बाद में लिखा गया है। जो चीज बाद में लिखी गई है वो तो y की होती है, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो x पॉजिटिव का 4, y पॉजिटिव का 3, 4 और 3 तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर साइन ही इन्होंने ऑपोजिट कर दिए, तो इसके लिए ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो ये भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए तो 4 मार्क्स का है और करना क्या है, तो बस इनको प्लॉट करना है आपने कार्टेशियन प्लेन पे। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है और पूरे 4 मार्क्स इसके आपको मिलेंगे। तो अभी क्या करें, सभी बच्चे इसको ड्रॉ करें अपनी नोटबुक पे, और मुझे आपने अपनी नोटबुक चेक भी करवानी है। अभी देखो तो कैसे इसको पढ़ना है पहले वो देख लेते कि इसको पढ़ते कैसे और इसको बनाते कैसे है। तो x यहाँ पर पहले -2 है, तो आपने इसी के साथ y का पेयर देखना है। आप ऐसा ना करें कि x आपने ले लिया -2 और -3 और फिर बाद में आपने x ले लिया 3,0, ये आपने अलग अलग कोऑर्डिनेट ले लिया, ऐसा नहीं करना है। एक x का लेंगे, दूसरा y का लेंगे, ठीक है। फिर एक x का दूसरा y का, वो भी जो उनके साथ लिखा है ऊपर नीचे, एक x का दूसरा y का और यहाँ पर एक x का दूसरा y का, ऐसे इनको लिया जाता है। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स है, इनको आप ड्रॉ कीजिए और अपनी नोटबुक आप मुझे चेक करवा सकते हैं कि कहां पर आपने ड्रॉ किया, कैसे आपने इसको ड्रॉ किया। ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पर डेसिमल वाली चीज है एक, तो डेसिमल वाली चीज में कंफ्यूज मत होना। आपको पता है कि 1.5 जो है वो 1 और 2 के बीच में आता है, तो माइनस का 1.5 -1 और -2 के बीच में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये पास हो गया। चलो करिए सभी इसको सॉल्व। तो मैं भी यहाँ पर अपना जो प्लेन है वो बना लेती हूँ। और क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो ध्यान रखिएगा कि इसको आपने जब बनाना है तो इसके नाम भी बच्चों अच्छे से लिखने हैं। ठीक है, इसके नाम को लिखना ना भूलें। पहले अपना प्लेन इतना सुंदर बनाएं कि दूर से देख के पता लग जाए कि बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी चीज आपने इसमें नहीं भूले हैं, सब कुछ आपने बिल्कुल परफेक्टली लिखा है। ठीक है, और जब आप अपना प्लेन बनाओगे तो कोशिश करना कि जितना x को यहां तक ले रहे हो उतना ही y का भी लो, उतना ही x का और उतना ही -y का भी नंबर। ठीक है, जैसे आप अगर x को ले रहे हो 10 तक, तो इसको भी 10 तक, सभी को 10-10 तक लो, ऐसे कोशिश करना। ठीक है। तो अभी ये है 0। इसका हो जाएगा वो मुझे बता देना, फिर आप अपनी नोटबुक भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है। ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग बच्चों, एक बार बता दीजिए माइक ऑन करके, यस और नो। यस मैम। मैम कर रहे हैं। यस मैम। यस मैम कर रहे हैं। बच्चों इनको मैं थोड़ा बड़ा करके लिख लेती हूँ, शायद आपको ये नजर ना आ रहे हो। पहला है -2, -3, दूसरा है -3, 7, तीसरा है 3, -1 और फोर्थ है 0, -1.5। ठीक है, शायद मानसी अपना आंसर दिखा रही हैं।
फर्स्ट बताएं, फर्स्ट कहाँ है? उसकी तरफ थोड़ा कैमरा लेके जाएं। फर्स्ट -2 -3, ठीक है, -3 7, ठीक है। थर्ड वाला बताएं, 3 और -1, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अभी खुशी आपका मैं देख रही हूँ। मानसी बेटा अपना कैमरा ऑफ आप कर सकते हैं, खुशी आपका मैं देख रही हूँ। थोड़ा सा करीब करें, फर्स्ट कहाँ है वो दिखाएं, फर्स्ट सेकंड करके बताएं, पहले फर्स्ट पॉइंट और सेकंड, ठीक है, थर्ड, थर्ड थर्ड, ठीक है, और फोर्थ, अच्छा चलो, फोर्थ बचा थोड़ा सा गलत है, बाकी बिल्कुल सही है, तीनों बिल्कुल सही है ना। फोर्थ वाला कोई नहीं, थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, उसको हम करेंगे अभी। बाकी तीनों ठीक थे, फोर्थ में थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी देखते हैं अभी। निशा आपका मैं देख रही हूँ, फर्स्ट सेकंड ठीक है, थर्ड और फोर्थ बताएं। थर्ड भी ठीक है और फोर्थ भी ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है। और बाकी बच्चे जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं, मैम 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा, ठीक है। सॉरी, 8:51 हुए तो अभी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। दिव्या अपना आंसर दिखा रही हैं शायद। फर्स्ट पे फोकस करें थोड़ा, फर्स्ट कहाँ है, ठीक है, ठीक है। और सेकंड, सेकंड भी ठीक है, थर्ड बताएं, थर्ड, -3 और सॉरी 3 और -1, और फोर्थ, फोर्थ थोड़ा सा गलत, फोर्थ थोड़ा सा गलत है। ठीक है, अभी मैं बहुत से बच्चों की कैमरा ऑन है, तो पहले दिव्या बेटा अपना माइक ऑफ, सॉरी कैमरा ऑफ कर दे। अभी मैं ज्योति आपका देख रही हूँ, फिर उसके बाद जिया, दीपिका, दीपांशी आपका बच्चों में देखूंगी, ठीक है। फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड बताएं बेटा, थर्ड भी ठीक है, और फोर्थ, चलो फोर्थ भी ठीक है, चलिए। तो ज्योति बेटा अपना कैमरा आप ऑफ कर सकते हैं। जिया आपका मैं अभी देख रही हूँ, फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, लेकिन थर्ड में आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, और फोर्थ, फोर्थ भी आपका ठीक है, चलिए ठीक है। थर्ड थोड़ा सा गलत है, फोर्थ ठीक है। अच्छा, जिया के बाद दीपिका आपका नाम मैंने नाम लिया था, तो मैं दीपिका आपका देखूंगी, फिर दीपांशी आपका, ठीक है, उसके बाद बाकी बच्चों का भी। दीपिका, फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, फोर्थ बताएं। थोड़ा सा पास ले जाके बताएं, फोर्थ कहाँ है बेटा। हाँ, इसको नाम दें, इसको भी नाम दीजिए, जैसे आपने बाकियों को नाम दिया है वैसे इसको भी नाम दीजिए, ठीक है। दीपांशी आपका मैं देख रही हूँ, फिर उसके बाद मिताली आपका देखूंगी, फिर नंदिनी आपका, ठीक है। फर्स्ट ठीक है, लेकिन सेकंड में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, क्योंकि 7 पॉजिटिव वाला था। देखिए ध्यान से देखें तो 7 कैसा था, पॉजिटिव वाला था, ठीक है दीपांशी। और थर्ड बताएं, थर्ड ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, चलो सारे ठीक थे, लेकिन सेकंड वाला थोड़ा सा गलत हो गया। दीपिका बेटा आपका मैंने देख लिया है, आप कैमरा ऑफ कर दिए। दीपांशी बेटा आप भी कैमरा ऑफ कर दें। अभी उसके बाद मैंने शायद मिताली आपका नाम लिया था। फर्स्ट ठीक है, सेकंड बताइए। सेकंड भी ठीक है, थर्ड बताएं। थर्ड भी ठीक है, और फोर्थ भी। फोर्थ का पर बेटा आपने नाम गलत लिख दिया, 0 भी लगाएंगे। 0 भी तो इसके नाम में शामिल है ना, तो ऐसा ना करें कि इसको नाम नहीं दें, इसको भी नाम देना है। अभी आपका मैं देख रही हूँ, नंदिनी फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, मैम थर्ड, हमारा थर्ड सही है। थर्ड और फोर्थ बताएं। आपका थर्ड सही है बेटा, सही है, हाँ थर्ड और फोर्थ ठीक है। नंदिनी आपका भी ठीक है। और कुछ अपनी नोटबुक चेक करवाना चाहते हैं तो फटाफट से करा दें। जी मैम बेटा मैंने, हमारा थर्ड सी के जो हाँ हमारी गलती थी। अभी आपका सही है थर्ड, अभी आपका थर्ड सही है, ठीक है। हाँ, अभी के लिए कैमरा ऑफ कर सकते हैं बेटा। चलिए तो अभी करते हैं इसको सॉल्व, क्योंकि
बहुत बच्चों ने नोटबुक दिखा दी और बहुत बच्चों का सही भी था, कुछ थोड़े से कंफ्यूज भी थे, जो कोई नॉर्मल सी बात है, ठीक है। चलो तो पहले हम करते हैं अपना फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसका नाम है -2 -3। इसमें हमने क्या करना है सॉरी, एक्स एक्सिस पे हम -2 को ढूंढेंगे और वाई एक्सिस पे हम -3 को ढूंढेंगे। एक्स पे मैंने देखा तो -2 यहाँ है, वाई पे मैंने देखा तो -3 बच्चों यहाँ है। अब क्या करना होता है, तो कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइंस लगाइए, यहाँ से नीचे की तरफ को और यहाँ से इस तरफ को, ठीक है। यहाँ से आएंगे हम नीचे की तरफ को और यहां से हम आएंगे इस तरफ को। जहां पर भी ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होंगी उसको हम एक पॉइंट का नाम दे देंगे और एक पॉइंट शो करेंगे वहां पर, और उसका नाम क्या होगा, तो जो आपको दिया गया वही उसका नाम, नहीं उसका नाम होगा जो ये है, जो ये हमने लिखा है, ठीक है। जैसे -2, -3। हाँ, अगर इसके सामने ए लिखना चाहो तो ए भी लिख सकते हो, पर ये चीज लिखनी सबसे इंपॉर्टेंट। मैम स्क्रीन बंद हो गई लिखने। बेटा क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए एक बार। तो -2 और -3 ये इसका नाम है, ये लिखना बच्चों बहुत जरूरी है और जैसा दिया गया है वैसा ही लिखना है, ठीक है। पहले 3 बाद में 2 मत करना, पहले x का लिखना है बाद में y का। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड है -3 और +7। तो -3 देखना है x एक्सिस पर जो कि यहाँ मुझे नजर आया, और 7 है प्लस का, y का मैंने 7 देखना है, 7 प्लस का है तो वो मुझे यहाँ पर नजर आया। और करना क्या है, कुछ नहीं, बस वही स्ट्रेट लाइन लगाते जाओ। तो 3 से ऊपर की तरफ को एक लाइन जाएगी, 7 से जो है वो इस तरफ को एक लाइन आएगी, और जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगे उसी को हम कहेंगे पॉइंट। और उसका नाम क्या होगा, फटाफट से बताएं इसका नाम। -3, 7। -3 में 7, ठीक है। 7। चलो अब देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट। तो थर्ड था 3 और -1, तो मतलब x एक्सिस पर 3 ढूंढो, प्लस का 3 ढूंढो, तो बच्चों वो यहां पर मुझे नजर आया, और y एक्सिस पर -1 ढूंढो तो वो मुझे यहां पर नजर आया, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। तो यहां से एक लाइन यहां को लगा दी और यहां से एक लाइन आएगी नीचे की तरफ को, और जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसी को हम एक पॉइंट बना के उसका नाम क्या रखेंगे, तो वो हो जाएगा 3, -1, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट। तो लास्ट आपका है x की जगह पर 0 है और y की जगह पर है 1.5। देखो x के प्लेस पे यहाँ पर है 0 और y के प्लेस पे है -1.5। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि जिस एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है उस एक्सिस पे हमारा आंसर नहीं आता, जिस एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमें दिया हो वही हमारा फाइनल आंसर होता है। जैसे कि देखो x यहाँ पर 0 था, y यहाँ पर 1.5 है, तो x एक्सिस पर या फिर किसी भी क्वाड्रेंट के बीच में हमारा पॉइंट नहीं आएगा। किस पर आएगा आंसर, तो वो आएगा y एक्सिस पर, क्योंकि y के पास एक नंबर है जो कि है 1.5। तो ये 1.5 हमने ढूंढना है y एक्सिस पर, तो ये मुझे मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा कि 1.5 जो है, -1.5। हाँ सॉरी, -1.5 जो है वो हमें कहाँ मिलेगा, तो -1 और -2 के बीच में, -1.5। चलिए, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो इसी पॉइंट को माना जाएगा, लेकिन इसका आपने नाम बच्चों वैसा ही लिखना जैसे दिया गया था, x पे 0, y पे -1.5, ऐसे ही आपने इसका नाम जो है वो लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको 0 वाला केस समझ आ गया तो y टाइप कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका हम 1-2 एग्जाम्पल और करें तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये आना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इसका एक और एग्जाम्पल किया जाए तो आप जरूर मुझे बताएं। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक और करें तो आप बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो एक और कर लेते हैं वैसे मेरी, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का ही होगा। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह का हो, -5, 0, तो अब बताइए आपका आंसर किस एक्सिस पर आएगा और किस नंबर पर आएगा। x एक्सिस। एक्स एक्सिस के किस नंबर पे, किस नंबर पे, -5 -5 पे, ठीक है, -5 पे। तो ये हमारा आ गया, नाम इसका होगा -5, 0। और अगर आपका इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया जाए पहले 0 है और बाद में है 3, तो अब बताइए आंसर किस एक्सिस पे आएगा और किस नंबर पे आएगा। मैम y एक्सिस। y एक्सिस पे आएगा और 3 पे। y एक्सिस के 3, ठीक है, y एक्सिस के
3 पर, 0,3। तो बस ऐसे ही करना होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो पूरे 4 नंबर का था। अगर आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लोगे तो आपसे आपके 4 नंबर कोई भी नहीं छीन सकता। बस नाम अच्छे से लिखें, जैसा भी ये है, ठीक है, उसको अच्छे से लिखना है। चलो अभी करते हैं आगे। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये गलती से आ गया था। अभी आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है, आपको पूछा गया है ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 0। जब आप इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करोगे, फिर इनको आपस में मिला दोगे तो कौन सी शेप बनेगी? स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, रोम्बस बनेगा या पैरेललोग्राम बनेगा? तो ड्रॉ कीजिए फटाफट से और मुझे अपना आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। तब तक मैं यहाँ पे प्लेन बना देती हूँ। 1, मैम स्क्वायर। ठीक है, आप कह रहे हैं स्क्वायर। बाकी बच्चे बताएं आपकी कौन सी शेप आ रही है बच्चों? मैम स्क्वायर। ठीक है, सभी की स्क्वायर आ रही है, स्क्वायर। ठीक है। तो करते हैं इसको ड्रॉ। सबसे पहले इन्होंने कहा कि पॉइंट है आपका 0, 0, मतलब वो कौन होगा, क्या नाम है उसका? उसका नाम बताएं फटाफट से, क्या किस नाम से हम उसको? ओरिजिन। ऑरिजिन, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है और इसका नाम है 0,0। तो ये हो गया हमारा ऑरिजिन। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि 0,2। अब 0,2 है तो बताइए किस एक्सिस पर इसका आंसर आएगा और किस नंबर पर? वाई एक्सिस पे आंसर आएगा, वाई वाई एक्सिस पे। 2 पर, 2 ठीक है, वाई पर। 2 पर। इसका नाम है 0,2। और अगला है आपके पास 2,2, एक्स का भी 2, वाई का भी 2। तो यहां से आगे को बढ़ेंगे, यहां से ऊपर को आएंगे, यहां इंटरसेक्शन हुई तो पॉइंट बन गया 2,2। अभी के लिए लाइंस को मैं हटा देती हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना होए। और लास्ट है 2,0। तो बताइए किस एक्सिस पर आपका आंसर होगा? एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर किसके के ऊपर? 2 पर। 2 पर। चलो, 2 तो पर। ये आ गया आपके पास 2,0। अब हमने क्या करना है, तो हमने इन लाइंस को अब ज्वाइन करना है। तो पहले इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया और फिर इसको इससे मिला दिया। तो मेरी नजर में भी ये स्क्वायर है, लेकिन इसका एक प्रूफ भी है कि ये स्क्वायर क्यों है। देखो, 0 से चला कितने कदम? 2 कदम। तो इसका मतलब यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस है 2, ठीक है। अब ये यहाँ पर 0 से चल रहा है इस तरफ को कितने कदम? तो फिर से 2 कदम। तो मतलब यहां से यहाँ का डिस्टेंस भी है 2। यहां से देखा जाए तो यहां से जितना ये चल रहा है उतना ही ये यहां से ऊपर को गया। मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा और ये वाली डिस्टेंस भी 2 है। इसकी चारों जो साइड्स आई बच्चों वो इक्वल आई, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि इसकी चारों साइड्स कैसी आई? इक्वल। तो हम इसको नाम दे देंगे स्क्वायर का। अगर ये मान लो यहां से 3 कदम चलता और यहां से 2 ही चलता तो कौन सी शेप बनती? मतलब अगर इसकी 2 साइड सेम है और 2 साइड्स डिफरेंट है, मतलब ऑपोजिट साइड अगर सेम होती, गलत मैं कह रही हूं, अगर ऑपोजिट साइड सेम होती, इधर उधर की साइड सेम होती तो कौन सी शेप बनती? इफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल बन सकता था, पैरेललोग्राम भी बन सकता था, लेकिन पैरेललोग्राम के लिए वो पैरेलल होनी चाहिए थी, थोड़ा अलग सी शेप हो जाएगी। लेकिन हाँ, रेक्टेंगल भी हम इसको यस कह मैम, सकते हैं, ठीक है। सॉरी। चलो, तो अभी देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। अब आगे देखते हैं तो कौन सा क्वेश्चन है। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे जो मुझे मिल पाए, जो प्रीवियस ईयर में आए थे, लेकिन इससे हमें काफी हद तक आइडिया हो गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए थे। एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट से पूछा गया था, क्वाड्रेंट से पूछा गया था, ये तक पूछा गया कि इसको इसको मिला कि कौन सी शेप बन रही है, और कौन सा, हाँ, प्लॉट करने के लिए पूछा गया। और जो आपका 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है वैसा भी पूछा जा सकता है कि इसका एब्सिस्सा बताइए, इसका वो बताइए, इसका जो भी पॉइंट है वो बताएं, सब कुछ है ना, वैसा भी पूछा जा सकता है इस एक्सरसाइज से। तो बस इसके लिए अभी हम इतनी तैयारी कर पाए। अभी हम करते हैं अपने 9 चैप्टर को, उसके लिए भी थोड़ा सा सीखते हैं 9 चैप्टर के बारे में, क्या क्या उसमें हमें सीखना होगा। तो एक मिनट,
तो 9th चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम्स। इसके लिए हमें पहले तो एक रूल है जो सीखना होगा। रूल क्या कहता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि अगर एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है और वो दोनों ही सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल है, तो उनको उनके एरिया के बीच में एक रिलेशन बन जाता है। वो रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम सीखते हैं कि कैसे पता लगाया जाता है कि कोई जो शेप्स है वो सेम पैरेलल और सेम बेस के ऊपर हैं भी या नहीं, ठीक है। तो कैसे पता लगाया जाता है, बिल्कुल सिंपल है। मान लो ये आपका एक पैरेललोग्राम है, मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाती हूँ। मान लो ये आपका एक पैरेललोग्राम है और ये आपका एक ट्रायंगल है, इसी के अंदर बना हुआ है ये, ठीक है। और यहीं की इसके साथ ही मैं एक सेकंड केस भी लूंगी, सेकंड केस भी इसके साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ। उन दोनों से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कब आपने कहना है कि ये शेप्स सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल है, और आपने कब कहना है कि नहीं ये सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल नहीं है। तो ऐसा हो गया, और यहाँ पर भी इसके बीच अंदर एक ट्रायंगल ही बनेगा, वो ऐसा है, ठीक है। नाम दे देते हैं इनको हम। तो इसका नाम है ABCDO, और इसका नाम भी है ABCDOPR, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारी जो शेप्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ऑन दी सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो अगर मैं अपनी पहली शेप को देखती हूं तो इसका पहले आपको नाम पता होना चाहिए। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इसमें जो पैरेललोग्राम है उसका नाम क्या है? मैम ABCD। सॉरी, ठीक है, ए बी मैम सी, नहीं ABDC। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं ऐसे भी, हाँ ठीक है, ABCD, ठीक है। और अगर ट्रायंगल की बात करें तो उसका नाम क्या है? COD, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर नाम में कुछ कॉमन दिख रहा हो तो भी हम पता लगा सकते हैं कि ये सेम बेस पर है या नहीं। जैसे इसके पास भी CD था, इसके पास भी CD था, तो CD किसका काम कर रहा है? तो CD यहाँ पर बेस का काम कर रहा है। इसी बेस के ऊपर हमारा ट्रायंगल भी बना है और इसी बेस के ऊपर हमारा पैरेललोग्राम भी बना है। तो बेस सभी को समझ आया? बेस कैसे देखना है? नीचे वाली चीज देखो, जहां से ट्रायंगल शुरू हो रहा है और जहां से आपका पैरेललोग्राम शुरू हो रहा है उनका बेस ऐसे देखा जाएगा, ठीक है। अब बात करें बिटवीन सेम पैरेलल की, तो मैंने देखा कि ये वाली लाइन भी पैरेलल ऐसे को जा रही है, ये वाली लाइन भी पैरेलल ऐसे को जा रही है। तो इसका मतलब कि बेस भी सेम और बिटवीन सेम पैरेलल भी ये दोनों शेप्स हैं। तो ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल है। तो इसको हम कहेंगे यस, ठीक है। इसको हम कहेंगे यस कि ये हमारी कंडीशन को पूरा कर रहा है। इस कंडीशन को पूरा करने पर होगा क्या वो हम बाद में सीखेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड केस। चलो, तो इसमें बताइए पहले पैरेललोग्राम का नाम क्या है? मैम ABDC। ABDC, ठीक है। और ट्राइंगल का नाम बताइए? मैम POR। अब बताओ ये ऑन दी सेम बेस है? नो मैम। नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमने देखा कि हमारा जो ये ट्रायंगल का जो बेस है वो P से शुरू होकर के R पे ही खत्म हो गया, जबकि जो हमारा ये पूरा पैरेललोग्राम था इसका बेस C से शुरू होकर के D पर खत्म हो गया। इसका मतलब इन दोनों के जो बेसिस हैं बच्चों वो अलग अलग हैं। तो हम कहेंगे कि ये सेम बेस पर नहीं है। लेकिन क्या ये सेम पैरेलल्स पर है? पैरेलल लाइन की बात करें तो क्या सेम पैरेलल? यस मैम। हाँ, तो सेम पैरेलल। देखो ये भी पैरेलल जा रही है यहाँ पर और ये भी ऐसे पैरेलल ही जा रही है, तो सेम पैरेलल के बीच में तो है, लेकिन इनका बेस सेम नहीं है। एक भी चीज अगर कैंसिल हो जाए तो इसको हम नो कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नो, कि ये बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल जो है वो नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसा केस आपके सामने होगा, ऐसा केस जब आपके सामने होगा बच्चों, तो ट्रायंगल के एरिया और पैरेललोग्राम के एरिया के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई उनके बीच में रिलेशन नहीं होगा। लेकिन जब ऐसा केस हमें देखने को मिलता है जहां पर बेस भी सेम और पैरेलल लाइन भी सेम, बेटा माइक ऑफ करें। सुमित सैनी जी के नाम से जय बेटा अपना माइक ऑफ करें, आपका माइक फिर से ऑन हो चुका है।
हाँ ठीक है, थैंक यू। अभी देखो, तो यहाँ पर इन बिटवीन सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल भी थे, तो इसलिए हम कहेंगे कि हाँ, इस पर इन दोनों में जो है ट्रायंगल के एरिया और पैरेललोग्राम के एरिया के बीच में एक रिलेशन होगा। वो क्या रिलेशन होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, जो आपके ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ हम उसको लेंगे। कब? जब वो दोनों शेप्स किस में है? बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल। ये सभी को समझ आया? अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा, जो ट्रायंगल का ये एरिया है, वो किसके बराबर होगा? तो वो हमारे पैरेललोग्राम के पूरे एरिया के हाफ के बराबर, मतलब आधे के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं इस वक्त जो मेरा पैरेललोग्राम है उसका एरिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने कहा उसका क्या कर दिया जाएगा, उसका हम कर देंगे हाफ। तो ये एक रूल है जो आपको पता होना चाहिए अपनी 9th एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 9.1 पहले कर लेते हैं। पहले आपको ये पता करना होगा कि कौन सी शेप्स अंडर दी सेम पैरेलल और ऑन दी सेम बेसिस हैं और कौन सी नहीं है। चलो, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्या ये जो दोनों शेप्स आपको दिख रही हैं ये ऑन दी सेम बेस और अंडर दी सेम, सॉरी, बिटवीन दी सेम पैरेलल है? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, ये है, ये यस है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर डीसी और ए बी पैरेलल लाइंस हैं, और अगर बात करें हम, ट्रायंगल का बेस भी डीसी है और इस पैरेललोग्राम का बेस भी डीसी ही है, तो हम कहेंगे यस, ये है। ठीक है, बात करते हैं अपनी सेकंड फिगर की। तो क्या ये है? क्या आप इसको कहेंगे ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल? No, ma'am. No, ma'am. रीजन भी बताएं। बेस अलग है या लाइंस अलग है, इसका ये रीजन बताएं। Ma'am, line. Lines अलग है. ठीक है, Line. लाइंस अलग है। देखो, अगर हम बेस की बात करें तो इसका बेस भी एस आर है। इस छोटे वाली जो आपकी शेप बन रही है इसका बेस भी एस आर है, और बड़े वाले इसकी पैरेललोग्राम की बात करें तो इसका बेस भी एस आर है। तो बेस तो दोनों का सेम है, लेकिन इसकी जो पैरेलल लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे को जा रही है और इसकी पैरेलल लाइन अलग है। ये सेम होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या हुई? पैरेलल लाइंस अलग अलग हो गई, इसलिए हमने इसको कहा नो, बेस इसका सेम था। अगली की बात करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या है, यस और नो? Yes. Yes, ma'am. बेस है। ठीक है, क्योंकि देखिए बेस यहाँ पर है क्यू आर, और पैरेलल लाइंस देखो तो ये दोनों पैरेलल लाइंस भी हैं, और बेस देखो तो हाँ, सेम बेस ही दोनों चीजें हमारी बनी हुई है। ठीक है, अगला नेक्स्ट बताएं। मैम No, ma'am. ठीक है, नो है, क्यों? रीजन भी बताइए क्यों आपने इसको नो कहा। Ma'am, base. हाँ, बेस सेम नहीं है। अगर हम बात करें तो इस पैरेललोग्राम का बेस है सी बी, और बात करें तो इस ट्राइंगल का बेस है पी क्यू। तो देखिए बेस अलग हो गए, इसका बेस अलग, इसका बेस अलग, इसलिए हम कहेंगे कि ये ऑन दी सेम बेस नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसका बताएं। No, ma'am. ठीक है, पर नो क्यों है? मैम इसका यस मैम। सेम नहीं है. इसका बेस सेम है, इनका बेस सेम है। देखो एडी बेस है, एडी जो है वो बेस है। हाँ, ये वाली शेप कुछ अलग सी है, ये शेप अलग है, लेकिन इसका बेस एक ही है। खड़ी ये इसी पर है। ठीक है, ये इसी बेस पर खड़ी हुई है, लेकिन ये यहाँ पर आकर के इसकी ये चीज अलग हो गई। मान लो ये कोई और शेप आ गई, लेकिन बेस सेम था और पैरेलल लाइंस भी सेम है, क्योंकि देखो ये लाइन यहाँ पर पैरेलल ऐसे को जा रही है, ये लाइन पैरेलल यहाँ से ऐसे को जा रही है, तो इसका भी होगा यस। ठीक है, बेस भी सेम, पैरेलल लाइंस भी सेम, बस इसकी शेप थोड़ी सी अलग हो गई। अगर ये ट्रायंगल होता तो, अगर ये लाइंस आपस में यहाँ पर आके मिल जाती तो तब तो हम इसको यस कह देते, है ना। अगर हम यहाँ पे ये ट्रायंगल ऐसा ऐसा होता तब तो हम इसको यस कह देते। तो बस फर्क इसमें ये है कि ये ट्रायंगल ना होकर के कोई और शेप बन गई है, लेकिन बात करें तो बेस और पैरेलल की तो वो सेम है। ठीक है, तो ये भी यस है। अच्छा, लास्ट बताएं। मैम नहीं है, क्योंकि इसको No, ma'am. और ना ही पैरेलल। इसको किसी भी तरह से देखें,
किसी भी तरह से देखें तो इसका बेस कॉमन नहीं हो पा रहा। अगर ये यहां से इस बेस को लेता पूरे को तब हम मान लेते, या यहां से इस पूरे बेस को लेता तब भी हम मान लेते। इसने क्या किया, इसने अपना अलग से ही छोटी सी शेप बना ली, इसने एक रेक्टेंगल यहां बना लिया छोटा सा, जिसका जो कहां तक लिमिटेड रह गया, तो ए बी सी डी तक ही। अगर आप इसका नाम लिखते इस छोटी शेप का तो इसका नाम है ए बी सी डी, और अगर बड़ी वाली का नाम लिखे तो बड़ी वाली का नाम है पी क्यू आर एस। नाम से भी आप पता लगा सकते हैं। इनके बीच में कुछ कॉमन आया नहीं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आया, इसलिए हम कहेंगे ये सेम बेस पर और बिटवीन सेम पैरेलल हो सकता है लेकिन सेम बेस पर नहीं है। ठीक है, चलिए तो अभी ये था हमारा 9.1। अभी हमारे पास काफी टाइम है तो 9.2 भी हम देख लेते हैं। तो 9.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक वो आपको एग्जाम में भी आया था पिछली बार। इसके लिए हमें जानना होगा कि जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है और जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी देखिए, अभी तक हमने रिलेशन सीखा किस किस के बीच में, ट्राइंगल और इस पैरेललोग्राम के बीच में, कि अगर वो बिटवीन सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स होंगे तो उनका एरिया जो है वो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के बराबर। अब हम सीखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम असल में होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर बात करें हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की, तो क्या कोई बता सकते हैं क्या होता है? मैम बेस इनटू हाइट। बेस इंटू हाइट। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो वो होता है बेस इंटू हाइट। हमें पता है हमारे पैरेललोग्राम के पास एक बेस है और हाइट भी उसमें दी गई होती है। देखेंगे अभी इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो बेस इंटू हाइट। अगर आपको नहीं पता बच्चों तो इसको आप लिख ले अपनी नोटबुक पर, क्योंकि ये आपको मैं फिर से कहूँ तो एमसीक्यू में भी आ सकता है कि बताइए व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या फिलअप में आ सकता है ना, ऐसे आपको क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। और बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो उसका एरिया कितना होता है? ये ट्राइंगल है, मैम 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसको सभी नोट कर लें, अगर नोट कर लिया तो मुझे बता दें, फिर मैं इसको मिटा दूंगी, फिर हम अपना क्वेश्चन करेंगे। सॉरी, ठीक है ठीक है, चलो तो अभी इसको मिटा दूं। अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको क्या कहा गया है पहले तो उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ये कह रहे हैं कि एक फिगर आपको दी गई है एबीसीडी नाम की, ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें जो ए ई है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ ये कर रहे हैं किस पर? डीसी पर। ठीक है, ए ई इज द परपेंडिकुलर ऑन डीसी एंड सी एफ इज द परपेंडिकुलर ऑन ए डी। ठीक है, ये सभी को समझ आया? ये वाली लाइन जो परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है वो इस बेस पे कर रहा है, और ये वाला जो परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है वो इस बेस पे कर रहा है। अभी थोड़ी टेढ़ी लाइन हो गई। उसके बाद ये कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे दी और इसकी हमें जो है वो मेजरमेंट्स भी दी है कि ए बी 16 सेंटीमीटर है, ए ई 8 सेंटीमीटर है और सी एफ 10 सेंटीमीटर है। फाइंड दी ए डी, हमने जो है वो ए डी को फाइंड करना है। देखो थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, अभी जब मैं इसमें शेप बनाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से जो है वो क्लियर होगा। 1 मिनट का मुझे समय दे। ठीक है, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। हाँ, रिपीट कर रही हूँ मैं, फिर से इसको ड्रॉ करते करते रिपीट हम करेंगे। देखो ये कह रहे हैं बहुत ही छोटा हो गया, चलो। ये कह रहे हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो मैंने बनाया इसको ए बी सी डी, मैं यहाँ पर एक बनाती हूँ। ठीक है, ये क्या है? तो ये है एक पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का बेस होता है और उसकी हाइट भी होती है। ठीक है, ये बात याद रखें कि पैरेललोग्राम का बेस होता है और हाइट भी होती है। इसका नाम लिख लिया मैंने ए बी सी डी। ध्यान से क्वेश्चन सीखिए क्योंकि पिछली बार आया हुआ था। देखो अब ये कह रहे हैं कि यहां से एक हाइट निकली, कहां से? सी पॉइंट से। सी पॉइंट से एक हाइट निकल के कहां फॉल कर रही है? तो ए डी के ऊपर वो जो है फॉल कर रही है। मान लो यहां पर एक पॉइंट है, सी से एक लाइन आई, एक परपेंडिकुलर आया। परपेंडिकुलर मतलब जिसके पास कितने डिग्री का एंगल हो, फटाफट से बताएं। 90 डिग्री का। तो यहां पर मैंने बना दिया एंगल, ये 90 डिग्री का। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सी एफ। एफ इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर,
CF एक परपेंडिकुलर है, CF एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है किस पर, तो AD पर, ठीक है। और दूसरा एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, वो है A से लेकर के वो शुरू हो रहा है और किस पे फॉल कर रहा है, तो DC पर। A से शुरू हुआ और DC पे वो फॉल किया, ये भी एक परपेंडिकुलर है, मतलब इसके पास में 90 डिग्री का एंगल है और इसका अगर नाम दे तो इसका नाम है AE। और AE जो आपका परपेंडिकुलर है वो फॉल कर रहा है DC पर, ठीक है। अब देखिए इन्होंने पूछा क्या है, ये कह रहे हैं कि जो आपका AB है वो 16 सेंटीमीटर है। कितना है जो आपका AB है बच्चों, वो 16 सेंटीमीटर का है। और जो AE है, जो आपका AE है वो 8 सेंटीमीटर है। जो आपका CF है वो है 10 सेंटीमीटर। और आपने जो फाइंड करना है वो आपने फाइंड करना है कि AD की वैल्यू कितनी है। अभी देखो, जब भी क्या होता है, जब भी हम किसी पैरेललोग्राम के एरिया की बात करते हैं तो हम उसकी बेस और हाइट लेते हैं, लेकिन हम बेस और हाइट बच्चों अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो मेरा एक पैरेललोग्राम यहाँ पर कुछ ऐसा बना, ठीक है, और इसकी हाइट है जो वो फॉल कर रही थी AB पर। अच्छा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से, तभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आएगा, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज रह जाओगे। ये एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया और इसकी मैंने हाइट ली, तो यहां से यहां को मैंने इसकी एक हाइट ली, नाम था इसका ABCD, ठीक है। और CD यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, हाइट यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, BD यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। तो आप कभी भी इसका जब फॉर्मूला लगाओगे तो आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, है ना। B इंटू H होता है किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो जहां पर से आपकी हाइट शुरू हो करके जहां पर फॉल कर रही है, तो जिस पॉइंट पर वो गिरती है, फॉल करती है, उसी को हमने बेस मानना होता है। अगर मैं बात करूं कि A और इसको नाम दे दिया O, कि AO जो हाइट है, अगर मैं यहाँ पर हाइट ले रही हूँ 9, ठीक है, मैं यहाँ पर हाइट ले रही हूँ किसको, AO को, तो मुझे उसका बेस कौन लेना होगा, उसका बेस कौन सा वाला लेना होगा, तो CD ही उसका बेस है, उसी को मैं लूंगी जब मुझे इसका एरिया निकालना है। ऐसा कभी ना करें कि हाइट आपने ले ली AO, ठीक है, और बेस आप ले रहे हैं BD, जबकि जो आपकी हाइट है वो BD से तो टच भी, उसको तो वो छू तक नहीं रही है, फिर आप कैसे BD को ले सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना कि जिसकी हाइट है, जो हाइट ले रहे हो, उसी हाइट का बेस भी आपने लेना है। जैसे अभी यहाँ पर मैं आपको हाइट बना के बताती हूँ, तो B से एक हाइट निकली और वो फॉल हुई यहाँ पर, तो बताइए इस हाइट का बेस कौन है, मैम AC। AC। तो जब आप इस हाइट को लोगे, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, तो आपको AC ही एज अ बेस में लेना होगा। ये सभी को समझ आया, जिस हाइट को ले रहे हो उसी हाइट का बेस आपको लेना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन राइट होगा, नहीं तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको ध्यान से देखते हैं। तो अभी इन्होंने कहा कि AD की वैल्यू निकाल के बताओ, तो अभी मुझे अपनी दोनों हाइट की वैल्यू तो पता है। देखो, AE की वैल्यू मुझे पता है, वो है 8 सेंटीमीटर, और मुझे FC की वैल्यू भी, अच्छा इसको मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ, और मुझे FC की वैल्यू भी पता है। क्या हमें भी आंसर बताना है? जी बेटा, हमें आपको आंसर बताना है अभी? अभी नहीं बताना है, अभी इसको हम सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप बता सकते हो, ठीक है। अभी देखो, हाँ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगी, वो आप बता सकते हो। AE 8 सेंटीमीटर है, FC 10 सेंटीमीटर है, मुझे आप बस अभी इतना बताइए, AE का बेस कौन है। मैम DC। DC, मैम DC। हाँ। और FC का बेस कौन है, मैम AD। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने चले थे, पर इन्होंने हाइट दे दी पर बेस की तो वैल्यू नहीं दी। जब तक बेस नहीं होगा तो हाइट कैसे पता लगेगी। तो अब क्या करें, ना हमें इसकी वैल्यू पता, ना हमें इसकी वैल्यू पता। तो हमने देखा कि हमें AB की वैल्यू जो है वो दे रखी है, और हमें ये भी पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है, इक्वल होती है। अगर आपका AB 16 सेंटीमीटर है, तो एक और साइड यहाँ पर 16 सेंटीमीटर की होगी, उसका मुझे नाम बताइए। हम DC।
डीसी, ठीक है। अगर आपका ए भी 16 है तो आपका डीसी भी कितना होगा, 16 सेंटीमीटर होगा। मुझे कैसे पता लगा कि ये 16 है, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी पता है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ए भी 16 है तो डीसी भी 16 होगा। तो चलो मुझे एक तो यहाँ पर अपना बेस मिल गया। तो अभी मैं अगर दूसरे का बेस ढूंढने लगूं तो बहुत टाइम चला जाएगा, है ना। तो मैंने सोचा कि पहले चलो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैंने सॉल्व किया, तो चलिए इसको सॉल्व करके बताइए इसका एरिया कितना आएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना मैम आएगा? 112। अगर आप बेस और हाइट ले रहे हो, किसको? बेस ले रहे हैं हम डीसी को। अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी इंटू एच, मतलब बेस इंटू हाइट। बेस लिया मैंने पहले डीसी और हाइट ली मैंने एई। ऐसे आप अगर एग्जाम में लिखोगे बच्चों इनके नाम के साथ तो ज्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ठीक है। डीसी की वैल्यू 16 है और एई की वैल्यू है 8, और मल्टीप्लाई करो तो मैम 128। 128, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है 128। लेकिन यूनिट ना भूलें, यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट के भी नंबर कट जाते हैं, आपको पता है, आधे आधे नंबर कटते हैं अगर आप यूनिट ना लगाओ तो, ठीक है। चलो तो अभी मैंने क्या किया, एक की मदद से, एक हाइट और एक बेस की मदद से मैंने क्या किया, तो अपना एरिया निकाल लिया। अब देखो पैरेललोग्राम तो एक ही है ना। अगर इस हाइट से, जो मैंने ये वाली हाइट और ये वाला बेस लिया, अगर इस हाइट से मेरा जो एरिया है वो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो क्या इन दोनों को लेने से भी मेरा एरिया इतना ही आएगा? फटाफट से यस बताएं। मैम। यस, क्योंकि Yes, मुझे ma'am. दिख रहा है कि पैरेललोग्राम तो इतना ही है ना। अब इसका एरिया चाहे मैं एक हाइट से निकालूं, चाहे दूसरे से निकालूं, चाहे तीसरे से, चाहे चौथी से, जितनी मर्जी हाइट दे दो, जितने मर्जी बेस दे दो, जब तक पैरेललोग्राम सेम है तब तक उसका एरिया सेम रहेगा। एरिया मतलब उसने जितनी जगह घेरी है, कितनी घेरी है उसने, देखिए तो यहां से यहां तक का तो उसने एरिया घेर के रखा है। तो इसका मतलब कि इसका एरिया सेम ही रहेगा, चाहे आप जिस मर्जी हाइट और बेस के पेयर को ले लीजिए। लेकिन हाइट और बेस का पेयर बदलना नहीं है, जिसकी हाइट है उसका ही बेस लेना है। ऐसे करके चाहे आप 4-5 हाइट के पेयर ले लो, बेस के पेयर ले लो, लेकिन आपका एरिया हमेशा 128 ही आएगा, क्योंकि ये यहां तक इतने का इतना ही तो है। तो अब मैंने क्या किया, अब मुझे एरिया का फॉर्मूला पता है, मुझे हाइट भी पता है, तो क्या मैं इन दोनों की हेल्प से अब इस बेस को निकाल पाऊंगी? यस मैम। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसको हम सॉल्व। तो मैंने क्या किया, पहले एरिया निकाल लिया। कैसे निकाला? बेस और हाइट की हेल्प से। अब मैंने लिखा कि मुझे पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बी इंटू एच। मुझे एरिया की वैल्यू भी पता है, वो है 128। बेस की वैल्यू नहीं पता, बेस हमारा एडी है, एच हमारा एफसी है। तो उसका नाम लिखेंगे तो मैंने कहा ज्यादा अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओगे एग्जामिनर को। तो 128 मेरा एरिया है, और एडी के बारे में मुझे नहीं पता, तो एडी का एडी लिख लो, और एफसी की जगह पे आ जाएगा 10, ठीक है, क्योंकि हमें एफसी की वैल्यू पता थी। अब यहां से बताइए एडी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? मैम 10 को उधर ले जाएंगे, अकाउंट में आ जाएगा फिर। ठीक है, 10 यहाँ पर एडी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। जब ये 128 के पास जाएगा तो ये डिवाइड कर जाएगा, और डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट। तो एडी की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 12.8 सेंटीमीटर। यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगाना, क्योंकि ये बेस है, बेस सेंटीमीटर में रहेगा, एरिया आपका स्क्वायर में जाता है, ठीक है। अब अगर आप इसको चेक करना चाहो कि आंसर सही आया गलत आया, तो आप क्या करना, इसको बेस मान लेना। अब इसको बेस मान के देखो, 12.8 को बेस मान के इसमें हाइट मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 1280। डेसिमल जो है वो एक डिजिट से पहले लगा है, तो यहां पर भी डेसिमल 1 डिजिट से पहले ही लगेगा। डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू तो होती नहीं, तो यहां पर भी हमारा आंसर आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब एडी की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारा एरिया बिल्कुल करेक्ट आया। चलिए अब बताएं, अब आपको कोई डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे कैसे हमने इसको किया? तो एक बार फिर से सुन लो, क्योंकि 3 मिनट है, फटाफट इसको हम रिवाइज करते हैं। हमारे साथ इन्होंने क्या किया, हमें इन्होंने फंसा दिया एक जाल में। कैसे जाल में? कि हमें हाइट दे दी, ठीक है, हमें हाइट दे दी, दोनों हाइट दे दी, पर बेस हमें एक भी नहीं दिया। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि ये पैरेललोग्राम है, ये तो अच्छी बात है कि हमें पता था कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है।
उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये 16 है तो इसके ऑपोजिट जो साइड है वो भी 16 होगी, ये हमें पता थी चीज। तो हमने क्या किया, इसकी मदद से इसकी वैल्यू को लिख दिया 16 सेंटीमीटर, और इसका बेस हमें मिल गया, इसकी हाइट हमें पता थी, उसकी हेल्प से हमने निकाल लिया अपना एरिया। ठीक है, एरिया निकाल लिया। फिर हमने देखा कि ये तो चलो हो गया, लेकिन एडी को निकालने का और कोई तरीका हमें नजर नहीं आ रहा था। एडी को निकालने के लिए हमने किसका यूज किया, तो अपने इस एरिया का। अगर आप सोचें कि आप एग्जाम में जाके पहले एडी की वैल्यू निकालोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एडी की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले एरिया पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, उसके बाद फिर हमने ऐसे देखो, इसी फॉर्मूले से एडी की वैल्यू भी निकाल दी। बस अब हुआ क्या, तो इसकी जगह पे 128 लिख दिया, और बेस की जगह पे बेस, हाइट की जगह पे हाइट, और इसको हमने इसको सॉल्व करते 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 एडी की वैल्यू आ गई 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अभी बताएं, इस क्वेश्चन को लेकर के या आज की क्लास के किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आपका कोई डाउट है तो मुझसे पूछें। अगर कोई डाउट नहीं है बच्चों तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है, बाकी अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, ओके बच्चों, गुड नाइट, गुड